गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे फीवर के बारे में। फीवर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फीवर को याद करने के लिए सबसे पहले फीवर की डेफिनेशन आती है। फीवर क्या होता है? व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज फीवर। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर 98.6 डिग्री से ज्यादा फीवर क्या देते हैं? वो पुरानी डेफिनेशन थी। अब जो एक न्यू डेफिनेशन आई है, जो नई एक परिभाषा आई है, वो है कि यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है या 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं फीवर। फीवर मींस टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको फीवर को दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं बेटा? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब होता है बेटा फीवर। पायरेक्सिया का क्या मतलब होता है बेटा? फीवर। और दूसरे जो शब्दों में आता है बेटा फीवर और पायरेक्सिया के बाद में टेम्परेचर का कैसे फीवर क्या होता कैसे? हमारे बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं बेटा। एक तो होता है थर्मोजेनेसिस और एक होता है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, है ना? और जेनेसिस का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। अब बेटा जितना टेम्परेचर हमारा प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर, हमने खाना खाया, मेटाबॉलिज्म हुआ, हमने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज में मसल्स यूज हुई, एटीपी एटीपी बनी, तो जो टेम्परेचर हमारा प्रोड्यूस हुआ उसके बाद हमने ब्रेकडाउन, हमने स्टूल पास करने गए, वहां से टेम्परेचर निकला, हमने स्वेट निकला, हमने सांस छोड़ी तो वहां से हमारे टेम्परेचर निकला, पसीने से निकला, यूरिन गए तो एक्सक्रीशन किया। तो ये क्या है? सारा लाइसिस हो रहा है ना इसमें। तो थर्मोजेनेसिस और लाइसिस के बाद जो टेम्परेचर बचता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बचता है, अब ये टेम्परेचर यदि ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है बेटा? पायरेक्सिया या फीवर। तो नॉर्मली देखो भाई, फीवर की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड एज फीवर। पायरेक्सिया दूसरा नाम है बेटी। फीवर को ही पायरेक्सिया बोलते हैं, फीवर को ही पायरेक्सिया बोलते हैं। अब ये तो याद हो गया, इसको तो दोबारा नहीं है। अब कॉजेज ऑफ फीवर की जब बात होती है तो सबसे पहले देखो भाई, इन्फेक्शन हो गया तो फीवर होता है। अरे ये तो सबको पता है आप लोगों को कि यदि यूटीआई हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तो फीवर हो जाएगा। कोई यदि सांस लेने में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया या ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो पहला सिम्टम्स क्या होता है? फीवर ही तो होता है। दूसरा डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर यदि कोई डिजीज हो गया, जैसे मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, ये डिजीज होते हैं। मेनिंजेस ब्रेन की कवरिंग हो गई, एन्सेफेलाइटिस एन्सेफेलोन्स की इन्फ्लेमेशन हो गया, ये हम डिटेल डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन यदि ब्रेन के अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो गया या नर्वस सिस्टम के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद पहला सिम्टम्स कौन सा आता है? फीवर। फीवर ही एक ऐसा सिम्टम्स है जो शो करता है आपके बॉडी के अंदर कहीं पस का कलेक्शन हो गया, कहीं फोड़ा फुंसी हो गई है या बुंड हो गया। उस बुंड के अंदर यदि पस भर गया है तो वो पस सबसे पहले क्या करेगा? आपको फीवर 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 होंगे। आप जाएंगे तो आपने देखा रहे यार इस फोड़े के कारण फीवर हो रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। तो फीवर किसी इन्फेक्शन के कारण, नर्वस सिस्टम के डिजीज के कारण, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, कैंसर के अंदर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, कोई न्यू सेल्स डेवलप कर रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है, या मैलिग्नेंसी हो गया। मैलिग्नेंसी मींस ऐसा कैंसर जो फैलता है। दो तरीके के कैंसर होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मींस जो फैलता नहीं है, मैलिग्नेंट मींस जो फैलता है। तो मैलिग्नेंट कैंसर जो फैलता है बेटा, उस कैंसर के अंदर भी सबसे पहले फीवर बढ़ता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ब्लड डिजीज सच एज ल्यूकेमिया, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस। यदि हमारे बॉडी के अंदर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर या थ्रोम्बोसिस, कोई खून का थक्का जम जाए या एम्बोलस फॉर्म हो जाए, एम्बोलस मींस एयर का कोई बबल फॉर्म हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये पैदा कर सकता है फीवर। समझ में आएगी? इसके बाद हार्ट इज हीट स्ट्रोक। यदि आप हीट स्ट्रोक मींस दिन भर आप गर्मी में रहोगे, भट्टी के सामने काम करोगे तो आपका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा ना बेटा। यदि आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो हीट में, तो नॉर्मल उसका आप देखोगे तो 99 और 100 तो टेम्परेचर वैसे ही रहेगा उसका, क्योंकि दिन भर वो हीट में काम करता है। हीट स्ट्रोक, यदि आप बर्न हो गए हो या आपको हीट से एलर्जी, हीट में जल गए हो आप, या आपका हाथ, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। दूसरा बेटा, डिहाइड्रेशन के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है। ज्यादा पानी पीने से बार बार यूरिन आएगा, यूरिन आप कोल्ड स्पंजिंग और कोल्ड सिप ऑफ वाटर,
मींस ठंडा पानी क्यों पीते हैं हम? टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। सिर्फ छोटी छोटी सिर्फ ठंडे ठंडे पानी की सिर्फ। आइसक्रीम खाने को क्यों बोलते हैं फीवर में? कि ये कोल्ड स्पंजिंग का काम करता है कि ये ठंडी चीज आपके बॉडी के अंदर जाएंगी तो आपके इम्यून सिस्टम मींस आपके फीवर, आपका टेम्परेचर कम कर देंगी। समझ में आया बेटी? उसके बाद सर्जिकल ट्रॉमा एंड क्रशिंग इंजरी। यदि सर्जिकल ट्रॉमा हो गया है, किसी को इंजरी हो गई है या क्रशिंग इंजरी, आप जा रहे थे ट्रैक्टर के नीचे, पहिए के नीचे आपका पैर आ गया, क्रश हो गया, वहां इन्फेक्शन होना स्टार्ट करा है जिसके कारण फीवर होता है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, कोई एलर्जिक फॉरेन प्रोटीन एंड पायोजेंस, कुछ पायोजेंस शब्द का मतलब क्या होता है? पायोजेंस। पायो मींस पस, जेंस मींस फॉर्मेशन। ऐसे बैक्टीरिया जो पस फॉर्म करते हैं जिनके कारण भी फीवर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, कोकस पायोजीनस। ये पायोजीनस मींस ये बैक्टीरिया पस फॉर्म करता है। आपके घाव पे, सही घाव है आपका, लेकिन यदि ये बैक्टीरिया चिपक गया उस घाव पे जाके तो क्या करेगा मेरी बेटी? पस फॉर्म कर देगा। आई चीज समझ में? ये क्या करेगा? पस फॉर्म कर देगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस समझ में आया? उसके बाद पस फॉर्मिंग हो गई। स्किन एब्नॉर्मलिटी दैट इंटरफेयर विद हीट लॉस। यदि किसी पर्सन के अंदर स्किन में स्वेट नहीं आ रहे, पसीना नहीं आ रहा, तो ये क्या करेंगे? हीट को मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर, फीवर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर। जब बेटा टाइप्स ऑफ फीवर की जब हम बात करते हैं तो देखो बेटा, सिस्टर नैन्सी किताब ने अलग दिखाया, इसने अलग दिखाया। इसने 3 वर्ड बोले, ऑनसेट, फेस्टिजियम, पहला आ गया ऑनसेट, दूसरा हो गया फेस्टिजियम और तीसरा हो गया डिफरवेंस, DEFERBESCENC, डिफरवेसेंस एंड डिक्लाइन। इसको डिक्लाइन भी बोला जाता है ना। फेस्टिजियम और स्टेडियम, फेस्टिजियम और स्टेडियम, है ना। ऑनसेट और इन्वेजन, बेटा ये इनके नाम है। सबसे पहले ऑनसेट और इन्वेजन, दूसरा फेस्टिजियम और स्टेडियम, तीसरा डिफरवेंस एंड डिक्लाइन, DEFERBESCENC। और क्या बात है, करेक्ट डेफिनेशन लिखी, वो स्पेलिंग लिखी है। अब सुना बेटी, ये तीनों में भैया आपको बस नाम याद कर रख लेना, दोनों नहीं होना तो एक नाम याद रख लेना, ऑनसेट, फेस्टिजियम और डिक्लाइन। ये तो इसी नाम याद है। ऑनसेट मींस शुरू होने वाला, फेस्टिजियम मींस टॉप वाला और डिक्लाइन मींस ऊपर से गिरने वाला। अब आपको कैसे याद करना है मेरी बेटी, मेरी बात समझ ले कि यदि किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट होता है तो इसको कहते हैं ऑनसेट, और यदि ये टेम्परेचर हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? फेस्टिजियम, है ना बेटा। और ये यहां से यदि धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिक्लाइन। नीचे गिरने हुए को क्या बोलते हैं हम? डिफरवेंस और डिक्लाइन। समझ में आ गया? तो बेटा आपको फीवर में 3 चीजें तो ये याद हो गई मेरी मुस्कान। ऑनसेट मींस स्टार्टिंग, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। आपका नाम नहीं लूंगा वरना आज बुखार आ गया तो बोलेंगे सर की जबान काली है, तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, साहिल का भी नहीं लूंगा, ये तुझे पकड़ लेगा। तुम्हारा ले लूंगा नहीं, तुम और भी। मेरे को क्या था बुखार। इन तीनों में से मतलब जैसे ऑनसेट याद हो गया, मतलब एक-एक नाम याद करें तो बेटी मेरी बात सुनो, एक-एक नाम तो याद करना ही है यार। दोनों हो जाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे ना। हाँ, ऑनसेट और इन्वेजन, फेस्टिजियम और स्टेडियम, डिफरवेंस और डिक्लाइन, मुझे याद हो गए। मैं क्या याद थोड़ी करके आता हूं भाई, मेरा जो पुराने दिमाग में भरा हुआ है, जो सन 2001-2 में जो मैं पढ़ता था, अब मैं थोड़ी सी किताब लेके खड़ा हो जाता हूं, जो मेरी समझ में आता है मैं बोल देता हूं, मैं पढ़ थोड़ी पाता हूं बेटा। अब आपको भी ऐसे करना है कि जब आप भी इतने मेरे बराबर में आ जाओ तो आप भी ऐसे बोलो, क्या बात है, मजा आ जाएगा। फिर तो सागर जब तक मेरे बराबर आएगा तो मैं और ज्यादा बुढ़ा हो गया होऊंगा। फिर मैं बोलेगा
साहिल बोलेगा क्या कर रहे सर, वो बच्चे बढ़ाओ, मुझे कितनी खुशी होगी, हाय हाय। फिर मैं इससे कहूंगा अच्छा तेरी मैडम बहुत शिकायत करती थी यार, तू अब सुधर गया है क्या? फिर ये बताएगा मेरी शादी भी हो गई है सर, 2 बच्चे भी है मेरे। मैं कहूंगा ओ ढंग से पाल लेना उनको। टीचर और माँ बाप तो टी होते हैं ना, उसी के उनके लिए तो तुम बच्चे हो चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। अभी एक वीडियो आई थी ना, कुछ आईएएस एंड आईपीएस दे वेंट एंड मीट देयर ओल्ड टीचर्स। तो ओल्ड टीचर्स मींस बुड्ढी जो उनकी जो टीचर्स रही होंगी वो उनको डंडा मार रही है ऐसे। हाँ, मैंने देखा। कितना मजा है उस शब्द का, उस जीवन का। पर ऐसे शिष्य भी, ऐसे स्टूडेंट भी बनो कि जीवन में किस मोड़ पे कहां मिले आए है आनंद आ जाए। हर चीज का आनंद है जीवन के अंदर। पढ़ने में तो आनंद, खाने में तो आनंद, नाचने में तो आनंद। फील करो बस, और गलत सोचो मत और गलत करना नहीं। ये अपने जीवन का हिस्सा बना लो बेटा कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, चाहे कोई जूता दे दे तुम्हारे। दुनिया तुम्हें जीतने से रोक नहीं सकती, 100% लिख के दे रहा हूं, तुम्हें जीतने से रोक नहीं सकती। और मन में जहां तुम्हारे किसी के लिए गलत विचार आ गए तो ये सोचना जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है ना वो डाउन जा रही है, आप लॉस में जा रहे हो। भला सोचोगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, ऊपर की तरफ बढ़ोगे। और यदि आपने गलत सोचना स्टार्ट कर दिया ना किसी के लिए भी तो आप नीचे हो जाए। दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचो, सारी कायनात तुम्हें गोल दिखाने में लग जाएगी, आ जाओ चलो जीतते हैं साथ में। तो बेटा ऑनसेट स्टार्टिंग वेस्टिजियम टॉप मोस्ट लेवल। अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? यदि किसी पर्सन का, जैसे इंग्लिश में इसमें लिखा है इट इज ए पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, then onset. Vestigium, when our body temperature is reached on the highest level of temperature is known as vestigium. When our body temperature is elevated, temperature is returning to normal, the fever may subside suddenly or gradually. ये suddenly और gradually जो नीचे आता है इसको बोलते हैं डिक्लाइन। तीन शब्द समझ में बड़े प्यार से समझ में आएंगे। इसके बाद आता है बेटा क्राइसिस, एक वर्ड और है इसके अंदर, क्राइसिस। क्राइसिस मींस सडन रिटर्न टू नॉर्मल। एक वर्ड आता है इसके अंदर क्राइसिस, CRISIS। क्राइसिस मींस टेम्परेचर विल कम ऑन नॉर्मल। जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा क्राइसिस के अंदर। ये क्राइसिस 2 तरीके का होता है बेटा, एक तो होता है ट्रू क्राइसिस, एक फॉल्स क्राइसिस। समझ में आएगा? दोनों के अंदर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर तो टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मल। अरे बेटी ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा? दोनों में टेम्परेचर नॉर्मल होगा। मैं समझा रहा हूं बेटा, दोनों में टेम्परेचर नॉर्मल होगा, लेकिन ट्रू क्राइसिस में क्या होगा? डिजीज कंडीशन ट्रीट हो जाएगी या डिजीज कंडीशन इंप्रूव होगी, और इसमें नो इफेक्ट ऑन डिजीज कंडीशन होगा। वो डिजीज ऐसे ही ऐसे पड़ा रहेगा, उसकी वो डिजीज कंडीशन सही नहीं होगी। इसको क्या बोला जाता है बेटा? फॉल्स क्राइसिस। समझ में आया मेरे बेटे? समझ में आ गया? टू दोनों में टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, बट ट्रू क्राइसिस में क्या होगा? आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल तो दोनों में आ रहा है, ट्रू क्राइसिस के अंदर डिजीज कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, मींस कोई बीमारी नहीं बचेगी। तो ये ट्रू क्राइसिस अच्छा है ना। फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा? हाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो गया लेकिन बीमारी सही नहीं हुई है, इसको फॉल्स क्राइसिस बोलते हैं। अब जो टाइप्स लिखे हुए हैं वो हम टाइप्स पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट फीवर। कौन सा टाइप्स आता है सबसे पहले? हमारा कांस्टेंट फीवर। अब देखो ये चीज आपको याद हो गई है ना। शमा तुम बोल रही थी ना कि मैं परवाने हूं, शमा ना परवाना, तुम बोल रही थी कि मैं याद नहीं कर पाई। टेंशन नहीं, आपने बोला नहीं याद होता, स्लो लर्नर हूं, नहीं समझ में आता, बोलिए यार। आप समझने के लिए तो यहां आए मेरे पास। आपको समझ में आता तो आप क्यों आते मेरे पास? Student can ask any question to their teacher, and teacher should not insult any student because they are the learner. यदि मेरे बच्चे यदि कल ये पूछ लेते हैं ना, पापा ये क्या बोलूंगा? चांद है। ये क्या? चांद है। चांद है, चांद है, चांद है, चांद है, चांद है। बताऊंगा ना ये चांद है। उसको चांद बताने वाले कौन थे पहले? या तो टीचर या माँ बाप। तो आप नर्सिंग फील्ड के अंदर आए तो आपको बताने वाला कौन हूं मैं? आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बस
सीखने की ललक मन में रखो। सर आज आपने बताया ना, मैं इसको याद करूंगी घर जाके, और कल पूछ लेना सर, आप देखो मैं आपको बता दूंगा। बस ऐसे, और खुश होके पढ़ो। कम नहीं हो तुम किसी से, कम नहीं हो तुम किसी से, ये जमाना तुमसे चलता है, तुम जमाने से नहीं। सही बोला डायलॉग तो बहुत मारा। ठीक है बेटी। तो जब हम इसकी बात करते हैं कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर, कांस्टेंट फीवर क्या होता है बेटा? देयर इज अ टेम्परेचर वेरीज more than 2 degrees between morning and evening and does not reach normal for a period of days or weeks। बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर ये नॉर्मल नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फीवर। इधर ध्यान दो बेटा मेरे टॉपिक। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फीवर। व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज having difference in morning and evening up to 2 degree, that is known as constant fever। 2 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए आपके टेम्परेचर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट फीवर। समझ में आ गया बेटी? कांस्टेंट फीवर के अंदर 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। मॉर्निंग में यदि टेम्परेचर उसका 100 है तो शाम को 98 होगा, 99 है तो शाम को उसका 101 होगा। ये नहीं है कि 99 सुबह है तो शाम को 103 हो जाए। 2 डिग्री तक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स। ये सुबह ये शाम, तो सुबह शाम के टेम्परेचर में 2 डिग्री का डिफरेंस होगा। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री का होगा। इस फीवर को क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट फीवर। ये किस किस के अंदर पाया जाता है? लोअर निमोनिया, टाइफाइड, यूटीआई और मेनिंजाइटिस। निमोनिया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई मोस्टली फीमेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीमेल के यूरिथ्रा छोटी रहती है तो बैक्टीरिया इंसर्ट हो जाते हैं और वो यूटीआई पैदा कर देते हैं। मेल की यूरिथ्रा लंबी होती है तो जब तक वो बैक्टीरिया वहां घुसने की कोशिश करता है जब तक तो वो फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में। दूसरा जो हमारा फीवर, कांस्टेंट फीवर समझ में आया बेटी? क्षमा नहीं समझ में आया? मॉर्निंग और इवनिंग में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। ऐसे फीवर को हम कांस्टेंट फीवर कहते हैं। ये नॉर्मली लोअर निमोनिया याद करो, लो हटा दो चलो, यूटीआई है ना बेटा, और टाइफाइड और मेनिंजाइटिस के अंदर पाया जाता है। दूसरा होता है बेटा इंटरमिटेंट फीवर। दूसरा क्या होता है बेटा? इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट फीवर का मींस only temperature elevation is present only for a certain period, later cycle back to normal, that is normal temperature fever episode। जैसे मलेरिया में पाया जाता है। जैसे बेटा इंटरमिटेंट मींस टेम्परेचर बढ़ा फिर ये नॉर्मल आ गया। कुछ साइकिल कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर इंटरमिटेंट, इंटरवेल जैसे टेम्परेचर नॉर्मल था, बढ़ गया, फिर नॉर्मल आ गया, फिर बढ़ गया, फिर नॉर्मल आ गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमिटेंट फीवर। ये कुछ फ्यू डेज, फ्यू वीक्स तक हो सकती है। समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। बेटा फीवर एंड इट्स टाइप से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में रोते रहते हैं बच्चे, सर पढ़ा नहीं। मैं हर चीज पढ़ा रहा हूं, बस याद कर लेना। दूसरा होता है बेटा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर मींस जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, रेमिटेंट REMITENT, रेमिटेंट का मतलब होता है बेटा REMITENT, व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन 2 डिग्री। बेटा मेरी बात सुनना, इंटरमिटेंट फीवर में तो मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री तक का डिफरेंस होता है, और रेमिटेंट में क्या होता है? 2 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस होता है। बेटा इंटरमिटेंट जो फीवर होता है, द टेम्परेचर प्रेजेंट ओनली फॉर ए सुपर लाइक बैक टू नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। हां सही बात है, रेमिटेंट फीवर। सही बात बोला, रेमिटेंट फीवर। और नहीं, इससे पहले जो हमने बताया 2 डिग्री का जो डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट फीवर। हां कांस्टेंट फीवर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रियल मजा, वेरी गुड। तो मैडम बोल रही थी शायद हम पढ़ती नहीं है, तो पढ़ती है।
बेटा कांस्टेंट फीवर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक का डिफरेंस होता है, और रेमिटेंट फीवर के अंदर जो डिफरेंस होता है बेटा वो मोर देन 2 डिग्री का होता है। ऐसे फीवर को क्या बोला जाता है? रेमिटेंट। इसके बाद रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है, देखो बेटा, रिलैप्सिंग का कहने का मतलब क्या है? किसी पर्सन को फीवर हुआ, फिर फीवर नॉर्मल हो गया, लैप्स हो गया, फिर फीवर आ गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेब्राइल एपिसोड आर सेपरेटेड बाय इंटरवल्स ऑफ नॉर्मल टेंपरेचर। द फीवर व्हेन अकर मे लास्ट फ्रॉम 2 to 9 days एंड देन टेंपरेचर गेट्स नॉर्मल। किसी पर्सन को यदि फीवर 2 से 9 दिन रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। रिलैप्स, उसके बाद फिर पता पड़े कि 10-15 दिन बाद फिर फीवर आ गया। ऐसे फीवर को क्या बोलते हैं बेटा? रिलैप्सिंग फीवर। ये फीवर की नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे तो हम ये थोड़ी पूछेंगे कितने दिन में आया, कैसे करा, हर चीज लिख रहे। पेशेंट ने बोला बुधवार को आया, शनिवार को गया, फिर मंडे को आया, ट्यूसडे को आया, ऐसे नहीं। हमें लिखना है कि रिलैप्सिंग फीवर है, इंटरमिटेंट है, कांस्टेंट है, कौन सा फीवर है उसको। रिलैप्सिंग फीवर मींस कुछ टाइम के लिए फीवर था 2 to 9 days और वो फीवर फिर नॉर्मल हो गया, फिर दोबारा रिलैप्स। आप जब रिलैप्स का मतलब जब आप समझ जाओगे ना, हिंदी में रिलैप्स का मतलब देखना, रिलैप्स का मींस अपीयर होना बाद में। रिलैप्स का हिंदी में मतलब ये होता है कि कोई चीज खत्म हो गई तो वो दोबारा अपीयर हो जाए, उसको रिलैप्स बोलते हैं बेटा। बाद में जो नेक्स्ट है बेटा, रिलैप्सिंग फीवर, इर्रेगुलर फीवर। इर्रेगुलर तो ये खुद ही शब्द बोल रहा है। इर्रेगुलर मींस व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज इर्रेगुलर, कभी कितना टेम्परेचर, कभी कितना टेम्परेचर, ऐसे चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर नहीं, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मींस अनियमित, शब्दों का भी शांत। इर्रेगुलर व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज इर्रेगुलर, कभी कुछ यदि टेम्परेचर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेगुलर फीवर। उसके बाद हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग। स्विंगिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्विंग मींस यदि कोई बॉडी टेम्परेचर है तो उन दोनों का डिफरेंस का पॉइंट अलग अलग है। When the difference between high and low point is very great means swinging means झूले की तरह। झूला हाई कहां पर रहता है? उधर, और लो कहां आता है? नीचे। तो कितना डिफरेंस होता है स्विंगिंग में? ये डिफरेंस। तो हेक्टिक और स्विंगिंग मींस when your high temperature and low temperature difference is more, that is known as hectic or swinging fever। समझ में आ रहा है? when अरे मेरी बेटी, हमारे किसी पर्सन का टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर हुआ, हमने उस थोड़ी देर पहले पेशेंट का देखा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा थर्मामीटर है उतना फीवर आ रहा है उसको। थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं उस पेशेंट का फीवर 99 हो गया, एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से कम हो रहा है। और अरे बेटा मेन बात तो कहने का जो ये है, डिफरेंस बिटवीन हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट इज वेरी मच। ज्यादा डिफरेंस है हायर पॉइंट में, लोअर पॉइंट में। जैसे यदि साहिल को फीवर आए तो इसका शाम को 102 था, सुबह 100 था, तो 2 डिग्री का डिफरेंस हुआ ना। अब शाम को हमने देखा 105 और सुबह 99 था, तो ये तो ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो कहने का मतलब है बेटा, when the difference between higher and lower temperature is more then this condition, this fever is known as hectic or swinging fever। समझ में बेटा? समझ में आ गया बच्चे? हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर समझ में आ गया। उसके बाद ऑनसेट और इन्वेजन हमने पढ़ लिया है, फेस्टिजियम पढ़ा, डिफरेंस डिक्लाइन पढ़ लिया, क्राइसिस पढ़ लिया, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है when your body temperature is down in the zigzag manner। zigzag manner कौन सा होता है? लाइसिस। when the body temperature is zigzag manner, टेम्परेचर 99 डिग्री, यहां तक 99 था, फिर कम हुआ 100 मान लो इसको, 100 डिग्री था
यहां से कम हुआ, ये आ गया 99.5 डिग्री, ये 99.5 डिग्री पे रहा, फिर आ गया 99, ये 99 रहा, फिर आ गया आपका 98.6। ये इस तरीके से यदि किसी पर्सन का टेम्परेचर कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, लाइसिस। मींस व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज डाउन, is has come on the normal level in the zigzag manner, that condition is known as lysis. समझ में आती? Understood everyone? Then next is the rigor. Rigor is a sudden severe attack of shivering in the body temperature rises rapidly. Rigor means ठंड के साथ बुखार आना, कपकपी वाला बुखार जो मलेरिया में पाया जाता है, उसको बोलते हैं राइगर। राइगर की मैं स्टेज आपको बताऊंगा। राइगर जो फीवर होता है, राइगर फीवर की 3 स्टेज पाई जाती है। उसको पहली स्टेज को बोलते हैं हॉट, दूसरी को बोलते हैं कोल्ड और तीसरी को बोलते हैं स्वेट। सबसे पहले बड़ी गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, फिर ठंड लगेगी और फिर पसीने आएंगे, हॉट कोल्ड स्वेट। कब ठंड लग के जो बुखार आता है, मलेरिया में जो पाया जाता है, वो राइगर कहलाता है। बाकी डिटेल में अलग से एक राइगर फीवर के ऊपर टॉपिक लूंगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है लो पायरेक्सिया। अब बेटा सुनना, अब हम टेम्परेचर को डिवाइड करते हैं किस किस लेवल में, तो ये चीज समझना बेटी। ये तो सारे चीज क्लियर हो गए ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना यार। कांस्टेंट फीवर व्हेन बॉडी टेम्परेचर का 2 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट फीवर 2 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे, रेमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट में कभी ज्यादा कभी कम टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। रिलैप्सिंग फीवर में फीवर था, खत्म हो गया, फिर फीवर आ गया। इर्रेगुलर में इर्रेगुलरिटी कभी कम, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। हेक्टिक और स्विंगिंग, जब हाईएस्ट टेम्परेचर ज्यादा हो और लोएस्ट कम हो, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं हेक्टिक फीवर। अब आता है बेटा, जैसे हम डिस्कस करते हैं लो पायरेक्सिया फीवर को हम पायरेक्सिया कहते हैं। यदि किसी पर्सन का टेम्परेचर, बेटी ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, हाँ ये याद कर लेना बेटा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। When your body temperature is 99 to 100 degree Fahrenheit, that condition is known as low pyrexia. समझ में बेटी, ये नॉर्सेट एम्स कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछते हैं। उसके बाद मॉडरेट पायरेक्सिया, लो हो गया बेटी, मॉडरेट पायरेक्सिया means when your body temperature is 100 to 103 degree Fahrenheit, that condition is known as moderate pyrexia। और हाई पायरेक्सिया, मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए। 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक को हाई पायरेक्सिया बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलते हैं बेटा, व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर पायरेक्सिया। ये चीज समझ में आई बेटा। इस हाइपर पायरेक्सिया को हम हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है बेटा। अब ये चीज, ये क्लासिफिकेशन, ये टेम्परेचर, ये याद रख लेना। तो मैं यदि कभी आपसे पूछूं कि बेटा लो पायरेक्सिया क्या होता है, तो आपको तुरंत बताना है सर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर होता है तो उसे लो पायरेक्सिया बोलते हैं। और यदि 100 से क्या कहते हैं 100 से 103 होता है तो मॉडरेट पायरेक्सिया बोलते हैं। और यदि 103 से 105 होता है तो हाई पायरेक्सिया बोलते हैं। और यदि टेम्परेचर 105 से ज्यादा होता है तो उसे हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। और हाइपोथर्मिया मींस व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी तो याद कर लेना, यदि आपके शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटी, हाइपोथर्मिया। ये याद हुआ मेरे दोस्तों जवानों। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया, ठीक है बेटा। और ये 95 फ़ारेनहाइट को और सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो आता है सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूअसली अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट डेमोंस्ट्रेट लिटिल फ्लक्चुएशन। सस्टेन्ड मींस इसका तो इतना ही रहता है। सस्टेन फिक्स हो गया, सस्टेन का मतलब फिक्स हो गया,
तो सस्टेन फीवर के अंदर क्या होता है बेटा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है बेटी सस्टेन फीवर के अंदर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना रहता है तो इसको बोलते हैं सस्टेन्ड फीवर। बेटा शांति से पढ़ो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इस फीवर को क्या बोला जाता है, सस्टेन्ड फीवर। व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर इज फिक्स्ड on the level of 38 degree centigrade or 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, that condition is known as sustained fever। ये चीज समझ में आई बेटा, ये याद कर लेना, याद होना चाहिए। अब कई लोग कई किताबों ने लिखा है भाई कि फीवर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। फीवर की पैथोफिजियोलॉजी मींस किस कारण होता है, क्योंकि फीवर कई जगह डिजीज भी बन के आ जाता है। एक बार स्टॉप करके आवाज देखना, आवाज आ रही है कि फिर वो दूसरी वीडियो ऐड करनी पड़ जाएगी इसमें, तो फिर मत करो। फीवर के पास जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो सबसे पहले कोई फीवर्स के कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले वो पैथोजेनेसिस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। अरे एक बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसा, वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, अपनी ग्रोथ तो करेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर। उसके बाद ये पैथोजेंस को हम एक्सटर्नल पायरोजेंस भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एक्सटर्नल पायरोजेंस। पायरोजेंस मीन जो बाहर से जाते हैं इन्फेक्शन पैदा करने के लिए, जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। जिसको क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, ये एक्सटर्नल पायरोजेंस बाहर से जब ये जाते हैं, ये हमारे इंटरनल पायरोजेंस को स्टिमुलेट सीक्रेशन, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट सीक्रेशंस ऑफ इंटरनल पायरोजेंस। बेटा मेरी बात सुनना, जब हमारे कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले जो अपना सीक्रेशन छोड़ता है, तो सीक्रेशन छोड़ते हुए बॉडी के अंदर भी तो एंटीजेंस मौजूद होते हैं, बॉडी के अंदर भी तो खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो तुरंत कहते हैं अरे बाहर से बॉडी वो आ गई है, हमला हो गया है, तुरंत तैयार करो। तो वो अपने इंटरनल पायरोजेंस आ जाते हैं। ये इंटरनल पायरोजेंस जैसे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, स्टिमुलेट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस। ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को लिबरेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस, प्रोस्टाग्लैंडिन को लिबरेट करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेटा ये समझ में आई ना, प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन कब बढ़ेगा, जब बाहर से कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन आपके बॉडी में लेवल बढ़ता है तो ये एक्सटर्नल पायरोजेंस, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का जब लेवल बढ़ेगा तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जो ये क्या करेंगे बेटा, एलिवेट कर देगा हमारे थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर। कौन सा है थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर, हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगा बेटा, ये एलिवेट कर देगा हमारे थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर को, जो कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, हीट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। क्या करेगा हाइपोथैलेमस, हीट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ये हाइपोथैलेमस हीट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा एंड हीट प्रिजर्वेशन एंड डिक्रीज हीट लॉस, और हीट को प्रिजर्व कर लेगा और हीट लॉस को कम कर देगा, जिसके कारण हमारे कोर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर मींस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको फीवर बोलते हैं। बेटा सुनो मेरी बेटी, मैं एक चीज बता देता हूं सिंपल सी भाषा में ना। अब ये तो जो किताब ने बोला था, सुनो, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी बाहर से कोई भी पैथोजेंस, कोई कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होने की कोशिश करता है। वो जो इंसर्ट होने की कोशिश करता है उसको इंग्लिश में बाहरी कीटाणु बोलेंगे, उसको इंग्लिश में एक्सटर्नल पायरोजेंस बोल दिए, जो हमारे शरीर के बाहर से मौजूद है कीटाणु। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या करा भाई, आके हमारे बॉडी में जैसे ही घुसा तो उसको देखते ही कि बाहर का कोई कंटेंट आ गया, हमारे इंटरनल जो
पाइरोजन से, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल सिस्टम है डिफेंस मैकेनिज्म का, उसको जाके अफेक्ट कर, सीक्रेट कर, मैं आ गया। वो क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को एक्यूमुलेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन कराते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन जब ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन ये केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एजेंट्स जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशंस को बढ़ाए। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे क्या करेगा, थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर को अफेक्ट करेगा, ब्रेन में पहुंचेगा, अरे भाई बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग आ गए, इन्फेक्शंस आ गया है, वो कीटाणु छोड़े जा रहे हैं, तो वो तुरंत प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे कि आपके नर्वस सिस्टम को, जैसे हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा और प्रिजर्व करेगा, हीट लॉस नहीं होने देगा। तो इससे क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको फीवर बोलते हैं। ये समझ में आया? ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन स्टिमुलेट होता है, समझ आया? जैसे आगे मैं तुम्हें एक टॉपिक बता दूंगा फैगोसाइटोसिस, वो अलग से पढ़ाऊंगा, कल मेरे को बताना फैगोसाइटोसिस के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं, कैसे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ फाइट करते हैं और कैसे वो बाहर निकलते हैं। ये मैं सिस्टम आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे कीटाणुओं से डेली मुकाबला करते हैं। अरे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहां क्या टीबी का बैक्टीरिया नहीं है, बहुत है, बहुत सारे कीटाणु वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो बॉडी उसके साथ फाइट करती है और उसे मार के बाहर फेंक देती है, और वहीं हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो उससे हमें डिजीज हो जाएगा ना। समझ में आया? ये फीवर का समझ में आया। अब ये पैथोफिलिक फीवर के एडवांटेज क्या है? फीवर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्पीड देती है, पता पड़ जाता है ना कीटाणु घुसा है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, टिश्यू के रिपेयर करता है, ये हमारे एंटीवायरल इफेक्ट को बढ़ाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं फीवर के? जब फीवर आता है आपको सबसे पहले हेडेक, चिल्स, ठंड लगेगी, बॉडी एक होगा, टैकीकार्डिया, पल्स रेट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया पल्स रेट मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट आपको सुनाई देने लग जाएगी, टैकीपनिया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी कि आप अनकॉन्शियस हो गए। ये हुआ बेटा। सीजर्स आ सकते हैं फीवर के अंदर। बच्चों को कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चों में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उनमें सीजर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है, आपका थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर ब्रेन में है। यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चे का, आप पट्टी नहीं रखोगे तो दैट विल लीड सीजर्स, कॉम्प्लिकेशन है सीजर। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी होता है। डिहाइड्रेशन होगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो जाएंगे, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है खोपड़ी में। अब आता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया। डिफेंस मैकेनिज्म अभी ये जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, कंटेंट भी बहुत लंबा हो गया, इंपोर्टेंट कंटेंट हमने पढ़ाई दिया है। बाकी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया के अंदर ये बॉडी इम्यून सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, फीवर हमारे डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है बेटा, द कंटेंट ऑफ आयरन इन ब्लड प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड के अंदर या ब्लड प्लाज्मा के अंदर आयरन के लेवल को कम कर देता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। फीवर वायरल इन्फेक्शन बाय इंटरफेरोन सीक्रेट करती है। फीवर हमारे हाइपोथैलेमस में यदि कोई अल्टरेशन होता है तो फीवर होता है। हार्मोन्स प्रोमोट्स द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो काम करते हैं उसको रोकते हैं। फेब्राइल एपिसोड आते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग केयर इन फीवर। सबसे पहले तो जो नर्सिंग केयर होगी बेटा, उसके अंदर हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा इंक्रीज हीट लॉस। हम हीट लॉस ज्यादा कराएं। हीट लॉस कैसे ज्यादा होगा मैं बताता हूं आपको। रिड्यूस हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस ज्यादा कराएंगे, हीट प्रोडक्शन कम होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे उसको रोक देंगे और बैलेंस रखेंगे हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस का। इसके लिए सबसे पहले हम टेम्परेचर रीडिंग करेंगे पेशेंट के लिए। डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन या एनवायरमेंटल टेम्परेचर उसको एलिवेट करेंगे। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू फीवर, पेशेंट कितना रेस्पॉन्स कर रहा है फिजियोलॉजी। अरे ठंडा उसको एनवायरमेंट करेंगे ना, एसी चला दोगे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन तो आ ही जाएगा। स्किन कलर और टेम्परेचर को असेस करेंगे, पता पड़े बिल्कुल चेहरा लाल ही हो गया है फीवर के कारण, तो आपको समझ जाना चाहिए भाई टेम्परेचर बहुत हाई है, आलू की तरह उबल चुका है। असेस द प्रेजेंस ऑफ थ्रस्ट और मलीज, उसको देखना है कि थ्रस्ट, प्यास लग रही है, वीकनेस आ रही है कि नहीं आ रही है, शिवरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और डायफोरेसिस मींस होता है एक्सेसिव स्वेटिंग।
बेटी कल तुमसे मैडम ने क्वेश्चन पूछा था ना, आपने नहीं बताया। डाइफोरेसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग, याद हो गया? डाइफोरेसिस नहीं, डिस्फेजिया पूछा था। हाँ नहीं, मैं आपको जो एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं बेटा, DIAPHORESIS, डाइफोरेसिस। नहीं ये भी हटा दो। डाइफोरेसिस का मतलब होता है स्वेटिंग का इंक्रीज हो जाना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना। डाइफोरेसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग होना, पसीने निकलते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डाइफोरेसिस। नर्सिंग इंटरवेंशंस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मैक्सिमाइज हीट लॉस, हीट लॉस को मैक्सिमाइज करना है। हीट लॉस कैसे? मिनिमाइज एक्सटर्नल कवरिंग ऑन क्लाइंट्स बॉडी, कीप क्लॉथिंग एंड बेड लिनन ड्राई, सब प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गेटिंग ड्राफ्ट्स, एक्सपोज पेशेंट टू कूल एयर बाय इलेक्ट्रिकल फैन। मैक्सिमाइज हीट लॉस। हीट लॉस मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? खिड़कियां खोल देंगे, पंखा चला देंगे, एसी भी चला सकते हैं, ठंडी उसको हवा लगेगी तो उससे की हीट लॉस ज्यादा होगी। हीट लॉस को मैक्सिमाइज और कैसे कर सकते हैं? कोल्ड कंप्रेस आइस, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, कोल्ड बाथ दे सकते हैं, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, ऐसे ब्लैंकेट जिनका टेम्परेचर कम होता है वो उसे प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंट शिवरिंग, शिवरिंग को कम करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे जो हीट प्रोड्यूस करेगी, जिनके कारण ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज ज्यादा होगी, जिस कारण सर्कुलेशन बढ़ेगा। पेशेंट कंफर्ट इंक्रीज करेंगे, पेशेंट को कंफर्ट मींस हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, लूज लाइट कॉटन क्लोथ्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। सेटिस्फाई सप्लीमेंट टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे उसको। फ्लूइड लॉस्ट, तो यदि उसको फ्लूइड लॉस हो गया तो आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, या ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएंगे, ओआरएस पिला सकते हैं। यदि उसके अंदर एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आप डेक्सट्रोज दे सकते हो। हाई कैलोरी डाइट देंगे, डाइट शुड बी इजीली डाइट, आरामदायक मुंह से चब जाए वो डाइट देते हैं कि बॉडी के, वो क्यों देते हैं फीवर के अंदर ये बताओ बेटा? इजीली डाइजेस्टिबल डाइट, क्योंकि यदि आप सॉलिड डाइट देंगे तो मेटाबॉलिज्म के अंदर बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हीट का प्रोडक्शन फिर होगा। तो लाइट डाइट खिचड़ी खिला दी, आराम से जाए, इंटेस्टाइन ने काम किया, हाथों ने काम किया, एब्जॉर्प्शन किया, आराम से पच गया, नरिशमेंट मिल गया और हीट का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ऐसी डाइट देते हैं। और तुम दे दोगे अरे भाई खमीरी रोटी खाओ, तो पता पड़े और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इम्यून सिस्टम भग रहा है, शायद आप खाती है बड़ी खिलाती है तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है बेटा। डाइट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml, फ्लूइड कम से कम 3000 ml तक फ्लूइड देना है। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, फ्रीक्वेंट फीड देनी है, फ्लूइड डाइट, फ्लूइड फ्रूट जूस ये सब प्रोवाइड करने हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, माउथ केयर, स्किन केयर, स्पंज बाथ डेली देना है। पेशेंट की सेफ्टी रखनी है, यूरिन आउटपुट और ये सारी चीजें हमें असेस करते रहना है। इसके साथ ये हमारा टॉपिक फीवर कंप्लीट होता है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका हम रिप्लाई करेंगे। बाकी की और क्वेश्चंस और टॉपिक समझने के लिए और कोई बात करने के लिए, स्टडी से रिलेटेड किसी भी मैटर के लिए आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल का लोगो लगाया हुआ है हमने साइड में। बाकी आप मैसेज भी डाल सकते हैं और बाकी की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बता दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।